So hello students, here we are talking about the chapter of class 12th, Lost Spring. यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब आप जानते हैं, स्प्रिंग मीन्स एक बसंत होता है। यहाँ पर मीन्स सभी जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, वो स्प्रिंग होता है, बसंत का मौसम। बट यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब बसंत नहीं है, इस स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड। और लॉस्ट है तो खोया हुआ, चाइल्डहुड मतलब खोया हुआ बचपन। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ये पार्ट लिया गया है। अनीश जंग राइटर है। ठीक है, यहाँ पर दो स्टोरीज हैं, दोनों स्टोरीज को हम कवर करेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने राइटिंग लिखा है अनीश जंग ने। थोड़ा सा हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पूरी स्टोरी का। सबसे पहले जो आपका पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि एक करेक्टर है साहिब आलम, जो ऐसा बच्चा है जो रैग पिकर है, मतलब जो कूड़ा गार्बेज वगैरह उठाया करता है। ठीक है, कूड़ा बीना करते हैं बच्चे, देखे होंगे आपने। तो साहिब आलम को वो बताती हैं कि कैसे वो बिना चप्पलों के कैसे वो रैग पिकिंग करता है फटे पुराने कपड़ों में, और उनके क्या एम्बिशंस हैं और कैसे उनका बचपन खो जाता है, उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो राइटर और जो साहिब आलम है उनके बीच में बातें होती हैं, वो बताती हैं। देखो, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन ए गार्बेज। तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर साहिब आलम बोल रहा है कि कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, किसमें, कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब आलम। कहने का मतलब है, यहाँ पर राइटर पूछती हैं उससे कि साहिब तुम ये क्यों करते हो। whom I encounter every morning scouting for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कहने का मतलब है जिसको मैं देखा करती हूँ हर एक सुबह में, मतलब मॉर्निंग स्काउचिंग माने स्काउचिंग माने क्या है, सर्चिंग फॉर गोल्ड। मतलब ऐसा नहीं है सर्चिंग फॉर गोल्ड मतलब सोना को वो सर्च करता रहता है, नहीं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है क्या, गोल्ड, कूड़ा कबाड़ा, जो प्रीशियस थिंग है। वो हमारे लिए गोल्ड गोल्ड रहता है, लेकिन इन बच्चों के लिए जो रैग पिकर हैं, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले, इनके लिए कुछ चीज अगर गार्बेज में मिल जाती है तो वही कौन है, गोल्ड है। तो ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए किसमें, कूड़ेदान में, डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में कूड़ा कबाड़ा है उसमें वो क्या ढूंढने लग जाता है, कोई यूजफुल चीजों को ढूंढने के लिए हर एक सुबह वो आया करता है। तो मैं उससे पूछती हूँ, मतलब अनी जंग बोलती हैं कि मैं उससे पूछती हूँ कि ये तुम क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। कहने का मतलब साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और जो कहाँ पर था, किसके, एमिड्स का मतलब मिडिल ऑफ। तो कहाँ पर था वो, बिल्कुल हरे भरे खेतों के ढाका के बीच में था। ढाका के हरे भरे खेतों के बिल्कुल बीच में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। कहने का मतलब है अब उसे याद नहीं रहा है, इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, दूर दूर तक अब उसे याद नहीं रहा कि उसका घर अब कहाँ पर है। ठीक है, उसे याद नहीं है। देर आर मैनी स्टोम दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर्स टेल हिम। कहने का मतलब है उसकी मॉम उसे बताया करती थी कि वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म, तूफान आया करते थे, जो क्या कर दिया करते थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जो उनके खेतों को और घरों को उड़ा दिया करते थे। हवा के झोंकों से तूफान क्या करता है, बिगाड़ देता है। तो वहां पर बहुत सारे तूफान आया करते थे, और जिससे क्या हो जाता था, उनके खेत और होम घर वगैरह क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। दैट इज वाई दे दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसलिए लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में सोने को ढूंढने के लिए, सोने का मतलब यूजफुल चीजों को ढूंढने के लिए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वो अभी रहते हैं। अभी वो कहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, सीमापुरी दिल्ली का ही एक आउटस्कर्ट पार्ट है, दिल्ली की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही आउटसाइड पार्ट पड़ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, लुकिंग फॉर गोल्ड मतलब पहले भी कूड़ा बीना करते थे, अभी भी कूड़ा ही बीनते हैं वो। तो अभी बड़े शहर में आ गए, आए तो इसलिए थे कि कुछ बड़ा सोच के आए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरा आयरनी पार्ट है कि आए किस काम से हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो अब साहिब क्या जवाब देता है कि मेरे पास में कुछ करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से उससे बोलती हूँ, मतलब अनीश जंग बोलती हैं कि तो फिर घर वहां पर जाओ ना, स्कूल में जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो अनीश जंग खुद रियलाइज करते हुए बोलते हैं कि ये एडवाइस जो है, ये जो सलाह मैं दे रही हूँ उसको, वो कितनी हॉलो है, कितनी खाली है, इसका कोई मतलब ही नहीं। कैसी आवाज है इसकी, है ना। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो जो कौन है, जो
साहिब आलम है, साहिब आलम क्या बोलता है यहाँ पर, कोई हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल बना देगा कोई तो मैं चला जाऊंगा। ये कौन बोलता है, साहिब बोलता है। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, तो अब अनीश जंग बोलते हैं यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, मैंने थोड़ा ये मजाक में बोला है ना, मैंने मजाक में पूछा। यस ही सेज स्माइलिंगली ब्रॉडली, अब वो हंसकर बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मतलब कुछ दिनों के बाद में मैंने उसे देखा, वो दौड़ते हुए मेरे पास में आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, वो पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। इट्स टेक इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। कहने का मतलब है, मैंने उससे क्या बोला कि एक स्कूल को बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये कहते हुए अनीजन क्या होती है, एम्बेरेस्ड, वो थोड़ी दुखी होते हुए बोलती है, क्योंकि उन्हें सीधी सी बात है, उन्होंने एडवाइस ऐसी दी उससे, उसने अपने माइंड में क्या बना लिया होगा कि देखो ये अब स्कूल बनाएंगी। तो आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैंने जो वादा किया उसके लिए, दैट वाज नॉट मीट, उसका कोई मतलब ही नहीं था, मैंने तो उसे मजाक में बोल दिया। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे वादे की तरह, अबाउंड इन वेरी कॉर्नर एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। कहने का मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे आया करते होंगे उनके पास में जो बहुत सारे वादे किया करते होंगे। अबाउंड माने बहुत मात्रा में, बहुत सारे लोग ऐसे आया करते होंगे जो बहुत सारे वादे किया करते होंगे, शायद मेरा भी वादा ऐसे ही है उनके उसके लिए। ठीक है, उसने ये सोचा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो पूछ लिया तो एम्बेरस हुई ना वो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब बहुत एक दो महीना हो गया है तो उसको जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंस, वो बोलता है क्या, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यूज इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जानता, मतलब क्या है इसके नाम का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का लॉर्ड, मतलब पूरा महाराज। ठीक है, ब्रह्मांड का पूरा देवता है, तो ब्रह्मांड का सम्राट है। आई ही वुड हैव हर्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसको इसका मतलब पता होता तो शायद वो इसको विश्वास नहीं कर पाता। ठीक है, कि इसके अपोजिट चल रहा है पूरा, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट। कहने का मतलब उसके नेम में क्या है वो बिल्कुल उससे अनअवेयर है, उसे नहीं पता। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ में गलियों में घूमता रहता है, रूम्स माने घूमना। An army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at me, मतलब बिल्कुल एक आर्मी की तरह से, मतलब एक सेना की तरह, जो नंगे पैर बॉयज लड़के जा रहे हैं। मतलब उन लोगों के, उन अपने जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, नंगे पैर घूमते हैं बच्चे लड़के, जो हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो सिर्फ सुबह सुबह आना स्टार्ट होते हैं बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, मतलब सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं, नंगे पैर चलते चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, मतलब मंथ्स हो गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मुझे सभी का चेहरा याद हो गया, मैं सभी को जानने लग गई हूँ। कहने का मतलब है जो अनीस जंग है वो बोलती हैं, अब काफी महीने हो गए हैं तो मैं उन्हें हर एक को शायद जानने लग गई हूँ। ठीक है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उनमें से बोलते हैं, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, मतलब उसने क्या बोला जिससे मैंने पूछा, उसने बिल्कुल सही तरीके से, सिंपल तरीके से बोला कि मेरी मम्मी क्या करती हैं, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो शेल्फ से नीचे ही नहीं रखती हैं उन चप्पलों को, मतलब अलमारी से नीचे नहीं रख करती हैं चप्पलों को। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. तो दूसरा लड़का बोलता है, यदि वो उतार भी दे वहां से तो ये उनको फेंक देगा, उनको फेंक देगा, उन चप्पलों को फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, और जिसने बोला है वो जूते कैसे पहना हुआ, चप्पल कैसी पहना हुआ, that do not match, मतलब एक पैर की चप्पल कुछ और है और एक पैर की चप्पल कोई दूसरी है। ठीक है, वो ये बोलता है। When I commented इट, जब कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट करा कि तुमने ये चप्पल कैसी पहनी हुई है। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, कहने का मतलब वो अपने चप्पल को शफल करने लग जाता है, मतलब पैर को पीछे छिपाने लग जाता है, एक के पैर एक पीछे। ठीक है, और कुछ कहता नहीं। ठीक है, एम्बेरस हो जाता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए, मैं भी जूते चाहता हूँ। हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, मतलब उसने पूरे जीवन में अभी तक उसने नए अपने जूते खरीदे ही नहीं।
who has never owned a pair of all his life, उसे एक जोड़ी जूते मिले ही नहीं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. मतलब मैंने पूरा देश को घूमा हुआ है. And I have seen children walking barefoot. मैंने बच्चों को देखा है वो नंगे पैर ही घूमते हैं. इन सिटीज, शहरों में, इन विलेजेस रोड मतलब गाँव के सड़कों पर, इट इज नॉट लाइक अ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. कहने का मतलब है इज वन एक्सप्लेनेशन, मतलब उनमें से एक पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि इट इज नॉट लाइक ऑफ मनी, ये रुपए की कमी नहीं है, बट एक ट्रेडिशन है. किसका? टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना तो एक क्या है, रीति रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, ये रुपए की कमी नहीं है. एक बोलता है लड़का उनमें से. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मैं सोचती हूँ कि यदि सिर्फ एक यही तरीका है, यही बहाना है, एक्सक्यूज है ये समझाने का, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब लगातार की जो गरीबी है इसको बचाने का, इसको छुपाने का अगर यही तरीका है, तो ये सोचती हैं कि शायद यही तरीका है. आई रिमेम्बर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी. मतलब एक बार मुझे याद है कि एक आदमी की कहानी, फ्रॉम उडुपी, कहाँ से? उडुपी से. वंस टोल्ड मी, वंस टोल्ड मी, एक बार वो बताता है, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल. मतलब जब वो, मतलब दूसरे लड़के की बात करी जा रही है उडुपी में, ठीक है. तो वो बोलता है कि जब छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. कहने का मतलब वो स्कूल जाया करता था, एक, वहां पर मंदिर भी था उसको गुजरते हुए. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसके पापा कौन थे? प्रीस्ट, पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टाइम, वो थोड़ी देर के लिए उस टेम्पल पर रुकता एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और अपने एक पेयर मतलब एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दें. 30 years लेटर, मतलब 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड अ टेम्पल, मैंने उसके कस्बे को दोबारा से विजिट करा, मैं वहां पर गई और टेम्पल पर भी. विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर, which was now drawn in an air of desolation. कहने का मतलब है अब वो क्या हो गया है, वहां पर स्टॉर्म वगैरह आ गया था और इसलिए वो जो चीज है वो उड़ चुकी है. which was now drawn, डूब चुका है पूरा ही. एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन. इन द बैकयार्ड, कहने का मतलब है इसके पीछे, इसके पीछे क्या है? वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर अब क्या रहता है? जो मंदिर था अब वो तो सब उड़ गया है वहां से, अब यहाँ पर एक नया पुजारी रहता है. देयर फॉर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, यहाँ पर क्या है? लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बिल्कुल एक छोटा लड़का क्या है, वो ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड है. वो कपड़े कैसे पहने हुआ है? ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ है. वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और सॉक्स भी पहना हुआ है, मतलब मोजे और जूते भी पहना हुआ है. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, ऑन द फोल्डिंग बेड. कहने का मतलब है अराइव्ड पेंटिंग, वहां पर हाफते हुए आता है, पेंटिंग का मतलब हाफना, हाफते हुए वहां पर आता है. थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंकता है कहां पर? फोल्डिंग बेड पर. लुकिंग एट द बॉय, मतलब उस लड़के को देखते हुए. आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है किसका? द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज. कहने का मतलब है आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय, एक लड़का जो उस समय पर 30 साल पहले क्या करता था? प्रार्थना करता था. हैड मेड टू गॉडेस, had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, जो भगवान से, देवी से प्रार्थना करता था और देवी इस पर राजी भी हो गई, मतलब उसे शायद जूते मिल गए. कहने का मतलब ये था, ठीक है. तो वो उसको याद करते हुए कहती है उस लड़के को, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. कहने का मतलब है जो देवी है, देवी क्या करती थी, उसकी जो प्रार्थना है उसको मंजूर कर लेती है, ठीक है. तो बोला क्या जाता है कि उस लड़के को याद करते हुए कि देखो जो एक लड़का था टेम्पल पर क्या करता था, स्कूल जाते हुए याद करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, देवी से प्रार्थना करता था और फाइनली उसे एक शूज मिल भी जाते हैं, ठीक है. क्योंकि जो देवी है वो क्या कर लेती है, उसकी प्रेयर को मान लेती है. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, मतलब ऐसे छोटे लड़के, ऐसे बच्चे जो जैसे पुजारी का लड़का था, ना वोर शूज, अब
जूते पहनते हैं। अब यहाँ पर यहाँ की जो लोकेलिटी है वो सुधर गई है, वो डेवलप्ड हो गई है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अभी भी जो कूड़े, रैग पिकर्स माने जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे अभी कहाँ पर पड़ोस में, रिमेन शूलेस, उनके पास में अभी भी जूते नहीं है। जो अभी कूड़े का कचरा उठाते हैं उनके पास में अभी भी जूते नहीं है। माई एक्वेटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, क्या कहने का मतलब है मेरी जानकारी, एक्वेटेंस माने जो मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी के अनुसार विद द बेयर फुट रैग पिकर, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं वो कहाँ पर ले जाते हैं, लीड्स टू मी सीमापुरी, वो सीमापुरी तक ले जाते हैं मुझे। ठीक है, मैं मतलब वहां पर जाती है सीमापुरी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, कहने का मतलब है एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी समझते हैं ना, परिधि पर है। ठीक है, जैसे मान लो ये दिल्ली है और दिल्ली के यहाँ पर ये वाली पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी पर कौन है, सीमापुरी। ठीक है, ये बीच में दिल्ली है, तो यहाँ से काफी दूर है ये। ठीक है, तो पेरीफेरी पर कौन है, ये सीमापुरी है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब इससे काफी दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली मतलब सिंबलिकली बोला जाए तो ये काफी दूर है। अब मेटाफोरिकली क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि जो सीमापुरी है, सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर रैग पिकर्स ही रहते हैं, जहां पर कूड़ा कचरा ही रहता है। ठीक है, और मेटाफोरिकली मतलब सिंबलिकली तो आप बोलोगे यहाँ सीमापुरी है, बट जो न्यू दिल्ली है मतलब एनसीआर है वो तो बड़ा डेवलप्ड है, लेकिन वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कहने का मतलब है जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो कौन है, स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स कौन होते हैं, जो ऐसी अनयूजफुल जो जगह होती है गवर्नमेंट की जगह, वहां पर क्या कर देते हैं, अतिक्रमण करने लग जाते हैं, वहीं पर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लेस को, वहीं पर अपना हैबिटाट बना लेते हैं। मतलब ऐसी जगह यहाँ पर अपने आप ही वो क्या करने लग जाते हैं, एनकरोच करने। देखा होगा अपने रास्ते पर लोग अपना झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं, तो वैसे स्क्वेटर्स यहाँ पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 97, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, मतलब उनमें से साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब है अ वेस्टफुल लैंड। सीमापुरी तब कैसी जमीन हुआ करती थी, वेस्टफुल ही हुआ करती थी, बिल्कुल बेकार जमीन, बंजर पड़ी हुई थी, बेकार। इट स्टिल इज, अभी भी ये बेकार ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। तब तो मान लो कि तब ये खाली हुआ करती थी, अब यहाँ पर खाली नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गए, अब यहाँ पर लोग रहने लग गए हैं। कचरा अभी भी वहीं पर है, रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं, तब भी थोड़े रैग पिकर रहते थे, कंडीशन वही है, लेकिन अब यहाँ पर लोग ज्यादा बढ़ गए। इन स्ट्रक्चर ऑफ mud with roofs of tin and tarpaulin, कहने का मतलब है इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है किसकी, घरों की, वो कैसी है, घर कैसे बने हुए, मड से, कीचड़ से बने हुए हैं, गोबर से। विद रूफ्स, और जो छतें हैं वो रूफ किसकी है, टिन से बनी हुई है या फिर तारपोलिन की बनी हुई है। तारपोलिन जानते हैं ना, तिरपाल लगा देते हैं जो पानी से बचाने के लिए होती है। डिवाइड ऑफ सीजेस या सीवेज, यहाँ पर पानी का नाला वगैरह कुछ है ही नहीं, पानी वानी जाने के लिए कुछ है ही नहीं। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मतलब साफ और गंदा पानी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। कैसे एक होता है ना पाइपलाइन, वाटर लाइन लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है सीमापुरी में। 10,000 रेग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर कम से कम वो 30 साल से ज्यादा तक यहाँ पर रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई भी पहचान नहीं है इनकी, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना गवर्नमेंट की परमिट्स के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड्स एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, ठीक है, कहने का मतलब है वो सिर्फ उनके पास में क्या है, विद राशन कार्ड, उनके पास में गवर्नमेंट ने राशन कार्ड दे दिया है। ठीक है, उनका नाम भी है उसमें, वोटर लिस्ट में भी है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इससे क्या मिल जाता है, उन्हें राशन मिल जाता है। ठीक है, ये सरकार ने करा है, सरकार क्या करेगी, अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो वो वोट कैसे दे पाएंगे, यही नहीं, फिर यही लोग वोट दे जब पाते हैं उनको, है ना, तो ये पॉलिटिक्स आ जाती है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, कहने का मतलब है खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पहचान के अलावा। ठीक है, खाना बहुत जरूरी है किसके लिए, जीवन जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, कहने का मतलब है
दिन के अंत में हम क्या कर पाते हैं, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को अगर खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग पेन, एचिंग स्टमक, कहने का मतलब बिना पेट में दर्द हुए हम बिस्तर पर सही सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, विदा फैमिली एंड गो टू बेड, जो बिस्तर पर जाने से पहले हम अपना पेट भर लेते हैं बिना उसमें दर्द हुए, तो ये हमारे लिए क्या बहुत अच्छी बात है। वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे रहेंगे, यहाँ पर जिएंगे, देन द फील्ड, उन खेतों की बजाय यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। ये रैग पिकर्स का काम है। रैग पिकर्स ये बोलते हैं कि हम कम से कम पेट में ज्यादा दर्द वगैरह नहीं होता है, हम उससे पहले अपना पेट तो भर लेते हैं, पेट तो भर जाता है हमारा। दैट गिव अस नो ग्रेन, मतलब जो फील्ड है वो तो हमें ग्रेन भी नहीं देगा। सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक महिलाओं का ग्रुप बोलता है जो कैसी हैं, टैटर्ड साड़ीज, मतलब फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है। वो बोलती हैं कि फील्ड्स में तो हमें एक भी ग्रेन अनाज भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर तूफान वगैरह आया करते थे। ठीक है, When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने पूछा, मतलब अनी जंग बोलती हैं राइटर, मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने अपना ये सुंदर जमीन और ये जो अच्छे ग्रीन हरे भरे खेत और ये नदियां छोड़ के क्यों आ गए। Wherever they find food, they pitch their tents and become transit home, कहने का मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया कि जहां भी उन्हें खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट वहां पर लगा देते हैं, एंड दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, और वो अपनी झोपड़ी वगैरह तंबू वगैरह लगा के वहीं पर क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। ये उनका काम है, जहाँ फूड मिलेगा वहीं पर वो घर बना लेंगे। देखा है ना आपने, रास्ते में बहुत सारे मिल जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो ग्रो अप इन दैम, मतलब बच्चे भी उन्हीं में बड़े हो रहे हैं। बिकमिंग पार्ट इन द सर्वाइवल, वो भी क्या बन रहे हैं, वो भी इन्हीं सर्वाइवल जीने के लिए वो भी इनके पार्टनर्स बन जाते हैं, वो भी कूड़ा कचरा ही बीनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, मतलब सीमापुरी में जीना, इसका मतलब क्या है, वहां पर रहना, रैग पिकिंग करना, मतलब कूड़ा कचरा ही उठाना। थ्रू द ईयर्स, मतलब सालों तक, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कहने का मतलब है ये सालों से काम करते आ रहे हैं, तो ये अब इनकी आर्ट बन चुकी है, रैग पिकिंग करने की एक आर्ट बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब कूड़ा जो है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है, मतलब एक सोना है। हमारे लिए प्रीशियस थिंग गोल्ड गोल्ड होगा, डायमंड होगा, या फिर रिंग्स वगैरह ये होती हैं। इनके लिए कूड़ा कचरा ही क्या है, गोल्ड है, क्योंकि ये सोचते हैं कि गार्बेज में कुछ ना कुछ प्रीशियस मिल जाएगा, कुछ यूजफुल मिलेगा, उनके लिए वही गोल्ड है, उसी से अपना पेट भरते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली का क्या है, डेली ब्रेड है, कहने का मतलब इसी से वो अपना फूड कमा पाते हैं, इसी से अपना भोजन कर पाते हैं, है ना, इसी से चीजों को बेच कर या फिर इनसे चीजों को निकाल कर वो अपना पेट भर पाते हैं। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, और इनके सर पर जो छत है, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, बेशक क्या हो कि ये जो छत है वो टपक रही हो, पानी आता हो इसमें, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये जो गोल्ड होता है वो कुछ और होता है। एक बच्चे के लिए क्या होता है, वो उसके लिए कुछ और होता है, और उनके पेरेंट्स के लिए घर, छत और उनकी फैमिली के बराबर ये होता है कि उनको खाली क्या करा जाए, उनका पेट भरा जाए। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे, आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब क्या बोलता है, कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। ठीक है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी जो आंखें बड़ी खुशी से जगमगा जाती हैं कि देखो मुझे 10 रुपए का नोट मिल गया है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, कहने का मतलब है यू डोंट स्टॉप स्काउचिंग, कहने का मतलब जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन, सिल्वर का सिक्का उस कूड़े के ढेर में मिल जाएगा, कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, कहने का मतलब तब तुम फिर तो रुक ही नहीं पाओगे क्या करने से, स्क्राउचिंग का मतलब सर्च करने से, तुम और ढूंढने लग जाओगे। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो ये आशा से कि तुम्हें और कुछ और मिल जाएगा, और भी सिक्के मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट इट सीम्स इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे जो बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, वो ऐसा लगता है जैसे कि जो कूड़ा कचरा है वो उनके बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और है। ठीक है, मतलब उनके माँ बाप के लिए, उनके जो माँ बाप हैं उनके लिए गार्बेज कुछ और है और इनके बच्चों के लिए
कुछ डिफरेंट मीनिंग रखता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज अ रैप्ड इन वंडर। बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये एक आश्चर्यजनक चीज है, इसमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। रैप्ड इन वंडर, वो सोचते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, इसमें ढूंढो तो मिलेगा कुछ। फॉर द एल्डर्स, इट इज अ मीन्स टू सर्वाइवल। और जो बड़े हैं, बड़ों के लिए क्या है, जो माँ बाप हैं वो क्या सोचते हैं, ये एक जीने का माध्यम है, ठीक है। लेकिन उनके लिए क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो तो इसको क्या करते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फैंटेसी में चले जाते हैं कि हाँ आज कुछ मिलेगा, उनकी आशाएं होती हैं इससे। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्द ऋतु की सुबह में, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंसेस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। कहने का मतलब मैंने साहिब को देखा जो पास के, मतलब पड़ोस के जो क्लब है उसके फेंस गेट पर, फेंस देखा ना अपना, बाड़ा लगा दिया जाता है, तो फेंसिंग गेट पर वो खड़ा खड़ा था वहां पर। मैंने उसे खड़े हुए वहां पर देखा, ठीक है। फेंस या फिर जाली के बाहर खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो दो यंग मैन को, दो नौजवान जो आदमी थे उनको देख रहा है, ठीक है। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। सफेद शर्ट पहने हुए हैं वो, ड्रेस कैसी है उनकी, सफेद। आई लाइक द गेम, ही हम्स। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। बेशक उसको पता ना हो, उसे नहीं पता कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसे पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब उस जाली के पीछे खड़े होकर बड़ा ही इंटेंटली, कंटेंट माने बड़े ध्यान से उसको देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। वो क्या कहता है कि मैं तो जब जाऊंगा जब जहां पर कोई नहीं होगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहां का, वो मुझे क्या करता है, वो मुझे झूला भी झूलने देता है वहां पर। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। कहने का मतलब है साहिब भी टेनिस शूज पहना हुआ है, जो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेंज, अलग दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शूज, शॉर्ट्स, जो शॉर्ट और शर्ट पहना हुआ है वो जो अलग अलग कलर के हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहना हुआ है। ऐसा लगता है someone gave them to me, he says in a manner of an explanation। वो क्या बोलता है समझाते हुए कि किसी ने मुझे वो ये जो शूज और टेनिस शूज और शॉर्ट्स हैं, इसका ड्रेस उसने किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। और सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये है कि ये जो शूज हैं वो किसी धनवान जो लड़का है, कोई धनी परिवार से जो लड़का है, किन्हीं धनी परिवार के लड़के ने उसे क्या कर दिया, इन शूज को डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया है, ठीक है। फेंके गए शूज हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। जो उसने शायद मना कर दिया पहनने से, क्योंकि उन शूजों में से किसी में एक में छेद था, इसीलिए वो डिस्कार्ड कर दिए, मतलब फेंक दी। डज नॉट बोदर है, मतलब उसे उससे कोई परेशानी है, साहिब को इससे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, मतलब ऐसे पर्सन के लिए जो पूरी साल नंगे पैर घूमता रहा है, उसके लिए तो ये शूज बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए तो शूज मिलना क्या है, एक उसके सपने को पूरा पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच। कहने का मतलब है जो गेम वो देख रहा है वो इसके बड़े ही ध्यान से, वो इसके, कहने का मतलब है उसके पास से बहुत दूर है, आउट ऑफ रीच है, मतलब वो तो काफी दूर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह मैंने उसको देखा कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में क्या था, एक स्टील का कनस्तर था, एक कंटेनर था। कैनिस्टर देखा ना, कनस्तर बोलते हैं, तो स्टील का कनस्तर था उसके हाथों में। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। वो कहता है कि मैं तो अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे अब मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा क्या वो ये पसंद करता है जॉब को। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा हो गया, वो केयर फ्री लुक हो गया, मतलब पहले पहले जैसा अब उसका जो चेहरा है वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा, केयर फ्री लुक है, उसका चेहरा बिल्कुल अलग है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग।
he would carry so lightly over his shoulder। अब वो क्या बोलती है कि शायद जो स्टील का कनस्तर है वो ऐसा भारी दिखाई प्रतीत होता है देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो पहले वो अपने कंधे पर उठाकर बिल्कुल आराम से ले जाया करता था, अब ये जो स्टील का कनस्तर है वो भारी दिखाई दे रहा है। क्यों बोल रही है? वो पहले ही रैग पिकिंग करता था तो बड़े ही आराम से खुशमिसाल वो कर लिया करता था। अब क्या है, अब वो किसी के यहाँ पर काम करता है तो उसे थोड़ा सा लाइटली दिखाई दे रहा है। वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला था हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसका जो केयर फ्री लुक था वो खो गया है। ठीक है, द बैग वॉज हिज, हालांकि जो बैग था वो उसका था उस समय पर। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कनस्तर है वो किससे बिलोंग करता है? वो टी शॉप से बिलोंग करता है, मतलब जो चाय शॉप का जो ओनर है वो उस आदमी का कनस्तर है। ठीक है, तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद का मालिक नहीं बचा। अब वो कहाँ पर काम करता है? एक टी स्टॉल पर काम करता है, इसीलिए जो उसका लुक है केयर फ्री लुक वो कहीं खो चुका है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी स्टोरी। ठीक है, साहिब आलम की। नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे मुकेश की। ओके, थैंक यू। सो ये सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, और इसको अनीश जंग एक्सप्लेन कर रही हैं। मीन्स वो अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। यहाँ पर है क्या है कि एक करेक्टर है मुकेश, और उसकी जो फैमिली है वो फिरोजाबाद में रहती है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद जो सिटी है। और यहाँ पर लोगों की जो प्लाइट है, जो दुर्दशा है, बच्चों की, पेरेंट्स की, जनरेशन कैसे, उनके एम्बिशन कैसे बिगड़ते हैं, तो पूरा उनकी प्लाइट दे रखी है, उनकी दुर्दशा के बारे में समझा रखा है। सो लेट्स रीड। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक कार चलानी है, मुझे कार चलाना सीखना है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग ऑन हिज मास्टर। कहने का मतलब है मुकेश क्या करता है, डिटरमिन होता है इस बात पर कि मैं क्या करूंगा, ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। मतलब ये बात बोलता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और बोलता है कि मैं कौन बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, गाड़ी चलाना सीखूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। और डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो अनीश जंग बोलती है क्या तुम जानते हो कार्स के बारे में? मैं उनसे पूछती हूँ। आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं तो क्या करूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, वो बोलता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मतलब मेरी आंखों की तरफ कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि हाँ मैं चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मेरेज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, मतलब उसका जो सपना है ना वो ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका जो शहर है, जिसके बीच में जो गलियां हैं वो कैसी हैं, भरी हुई हैं किससे, डस्ट से, धूल से। उसका जो पूरा कस्बा है वो किससे भरा हुआ है, धूल से। वो ऐसा लगता है कि उसी के बीच में उसका जो सपना है वो एज अ मैरेज है। मतलब इन दिस पोजीशन वो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कि वो सपना सच हो जाए, बट इन द फ्यूचर वो सच तो हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जहां से वो बिलोंग करता है, फिरोजाबाद सिटी एक ऐसा सिटी है जहां पर सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को क्या करना है, सिर्फ बैंगल्स ही बनाना है, चूड़ियां ही बनानी है, वहां पर कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस मैरेज का मतलब दे रखा है कि ऐसा दिखाई देता है कि उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर एक जो फैमिली है फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वो किस में एंगेज है, वो चूड़ियां बनाने में ही एंगेज्ड है, मतलब लगी हुई है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास blowing industry where families spent generation walking around the furnaces welding glass making bangles for all the women इन द लैंड इट सीम्स। कहने का मतलब क्या है, इसको समझाते हैं कि ये क्या है, ये पूरे भारत का पूरा सेंटर है जहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, मींस चूड़ियां बनाने की इंडस्ट्री है, चूड़ियों को शेप दी जाती है सर्कल शेप में। वेयर फैमिली, जहां पर परिवार जो है स्पेंड जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिता देते हैं, वर्किंग अराउंड द फर्नेस, भट्टियों के पास में काम करते करते अपना पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बीत जाती है। क्या करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, मतलब कांच को जोड़ते हुए उन्हें सर्कल शेप में लाने के लिए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए वो क्या करते हैं, भट्टियों पर बैठ के उनको वेल्ड करते हैं। फॉर ऑल वुमेन, सभी जो वुमेन है इन द लैंड, इस जमीन पर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है वो सभी यही काम करते हैं। आई बात समझ में। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, कहने का मतलब मुकेश का परिवार इन्हीं में से एक है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। कहने का मतलब है none of them, कोई नहीं जाता है that, कोई नहीं जानता है that it is illegal for children, कि बच्चों के लिए क्या है, illegal है। illegal माने ये उनके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। लाइक हिम, जैसे कि वो लड़का है मुकेश, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कहां पर, जो कांच की जो फर्नेस है, भट्टी है, जो हम वहां पर भट्टी है, विद हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब इस इतने उच्च टेम्परेचर पर, ताप पर जो भट्टियां हैं, भट्टियों के पास में काम करना, बेंगल्स को बनाना, ये अप्लाइड नहीं होता है किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, चाइल्ड लेबर होती है, ये होता है ना, चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चा मजदूरी जिसे बोलते हैं। तो ये बच्चों के लिए अप्लाइड नहीं होता है, वो इलीगल है बिल्कुल, ठीक है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कहने का मतलब काम कहां पर करते हैं, इन डिंजी सेल। डिंजी सेल का मतलब बिल्कुल डिम लाइट वाली, जहां पर अंधेरा है, ऐसे कमरे में जहां पर अंधेरा है, विदाउट एयर, ना तो वहां पर हवा है और ना ही लाइट है, मतलब ऐसे कमरे में काम करते हैं जहां पर ना लाइट है ना ही एयर है, और इतने टेम्परेचर में भट्टी के पास में बैठकर वो क्या करते हैं, चूड़ियों को बनाते हैं। तो बच्चों के ऊपर ये अप्लाइड नहीं होता, ये इलीगल होता है। इफ दैट द लॉ, यदि लॉ को इफ इनफोर्स लगाया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेस वेयर दे आर स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। कहने का मतलब यदि नियम लगा दिए जाए, ये जो लॉ है ये लगा दिया जाए, तो ये 20,000 बच्चे जो लोग क्या कर रहे हैं इस गर्म भट्टियों के पास में, वेयर दे आर स्लोग देयर, स्लोग माने हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं इन देयर डे लाइट आवर्स, दिन के घंटों में जो अपना कठिन काम कर रहे हैं भट्टियों के, गर्म भट्टियों के पास में, तो उनको शायद बचाया जा सकता है यदि ये नियम लगाया जाए तो। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, कहने का मतलब क्या होता है, इन द रिजल्ट जब ये काम करते हैं तो इनकी आंखों की चमक चली जाती है, आंखों की नजर चली जाती है, मतलब अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कहने का मतलब मुकेश की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे मानो ही ऑफर्स, वॉलंटियर्स का मतलब क्या करना, ही ऑफर्स टू डू समथिंग, कि वो ऑफर्स करता है टू टेक मी होम, कहां पर ले जाने के लिए, वो घर पर ले जा रहा था। उसने मुझे ऑफर दिया कि वो घर पर, कहां पर ले जाएगा, मुझे घर पर ले जा रहा था वो। तो उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, बड़े हो जाता है ना, कोई सामने आता है हमारे न्यू न्यू पर्सन होता है, स्ट्रेंज पर्सन, तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो वो बिल्कुल प्राउडली मतलब गर्व से कह सकता है कि सेज इज बीइंग रीबिल्ट, कहने का मतलब ये बनाया जा रहा है, घर पर ले जाना चाहता है जो बन रहा था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज, हम कहां पर चले, स्टिंकिंग लेन्स, बिल्कुल पतली पतली सड़कों में, लेन्स मतलब गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, जो किससे भरी हुई थी, चोक्ड विद गार्बेज, जो लाइन्स हैं इसके आसपास की, जो कूड़े कचरे से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हावल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज, कहने का मतलब जब हम घर से गुजर रहे थे तो हमने क्या देखा, हावल्स, स्लम्स देखी, मतलब झुग्गी झोपड़ी, हावल्स माने झुग्गी झोपड़ी, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, कैसे बनी हुई है, टूटी फूटी दीवारों से, वॉबली डोर्स, उनके डोर कैसे हैं, बिल्कुल हल्के, वॉबली माने हिलने डुलने वाले डोर्स हैं, नो विंडोज, ना ही उन पर खिड़की है। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, कहने का मतलब है इन घरों में जो झुग्गी झोंपड़ी हैं जिनमें दरवाजा नहीं है, उनमें क्या है, क्राउडेड विद फैमिली, वो परिवारों से भरे हुए हैं, और यहाँ पर इंसान जो मनुष्य यहाँ पर रहता है, एंड एनिमल्स, जानवर भी यहाँ पर रहते हैं, को एग्जिस्टिंग, मतलब जानवर और ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमंस की भीड़, फैमिली परिवार रहते हैं, और दोनों ही को एग्जिस्टिंग, दोनों ही साथ में रहते हैं इन ए प्राइमेबल स्टेट, इस प्री हिस्टोरिक मतलब पुराने तरीके की अवस्था में यहाँ पर रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर वन सच हाउस, कहने का मतलब उन्हीं घरों में से वो एक घर पर रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, कहने का मतलब बैंग्स माने खटखटाना, तो वो क्या करता है, उसी वेबली जो हल्का डोर है, दरवाजा है, उसको खटखटाता है विद हिज फीट, अपने ही पैर से, एंड पुट्स इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, मतलब हम कहां पर किसमें एंटर हुए थे, हाफ बिल्ट शैक, मतलब ऐसी झुग्गी झोपड़ी जो आधी बनी हुई थी, ठीक है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके आधे पार्ट में, थैस्ड विद डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, कहने का मतलब है जिसके आधे पार्ट में थैस्ड विद डेड
ग्रास, यहाँ पर सूखी घास पड़ी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव, और वहां पर क्या था, एक आग वाला एक स्टोव था, चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जहां पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। वेसल माने बड़ा बर्तन। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें क्या लगी हुई थी, जिसमें स्पिनच पालक की पत्तियां उबाली जा रही थी। सिजलिंग माने जब पत्तियों को उबालेंगे तो आवाज आएगी हिसिंग की, तो सिजलिंग मतलब हिसिंग साउंड कर रही थी वो, ठीक है, गर्म होके। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर पड़ी हुई थी कैसे, एल्यूमिनियम के प्लेट्स पड़े हुए थे, थाल पड़े हुए थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, वहां पर कुछ कटी, उन्हीं प्लेट्स पर क्या पड़ा हुआ था, वेजिटेबल कटी हुई पड़ी थी, चॉप्ड। अ फ्रेल यंग विमेन, एक कमजोर यंग विमेन, एक औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइल, मतलब उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, है ना, स्टोव से धुआं निकला था, उससे भरी हुई थी। फिर भी क्या करती है, सी स्माइल्स, वो हंसती है, मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो किसके भाई की वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज्यादा मतलब ज्यादा बूढ़ी नहीं है वो। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, कहने का मतलब ज्यादा उम्र में नहीं, उसकी कम उम्र में शादी कर दी गई थी। और एज ए बहू, बहू क्या है, हिंदी वर्ड है, तो एज ए बहू की तरीके से उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। एंड द डॉटर इन लॉ, और एक बहू, डॉटर इन लॉ भी क्या होती है, बहू ही होती है। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, पूरे घर की वो डॉटर इन लॉ बनी हुई है, पूरा घर का पूरा ही जो खाना पीना है वही काम करती है। कमांड रिस्पेक्ट, और इसके लिए वो सम्मान की पात्रित होती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, मतलब 3 लोगों का वो खाना बनाती है। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, और देयर फादर, और मुकेश के जो पापा हैं। हर हस्बैंड, एक तो उसका पति है और उसके पापा। When the older man enters, जब ओल्डर मैन वहां पर आता है, कहने का मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है घर का, मतलब उसके पापा जब आते हैं, बोले तो फादर इन लॉ जब आते हैं। सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो क्या करती है, वो टूटी फूटी जो दीवार है उसके पीछे छिप जाती है, विड्रॉ कर जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर व्हील माने घूंघट डाल लेती है। एज ए कस्टम डिमांड, जैसे कस्टम होती है उसी प्रकार से। डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, मतलब जो बहुएं होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने चेहरों पर घूंघट डाल लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं घर के बुजुर्ग, उनके सामने अपने घूंघट को डालने चाहिए। इन दिस केस, और इस केस में, द एल्डर इज, और इसी जगह मतलब जब वो आया, इन द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बेंगल मेकर, जो ये आदमी था जो फादर इन लॉ थे, ठीक है, जो आए इम्पोवरिज्ड मतलब बहुत ही पुअर, कौन थे, बेंगल मेकर थे। काफी कंडीशन कैसी थी, गरीब थे, गरीब एक बेंगल मेकर थे, चूड़ियां बनाने वाले थे, फिर भी देखो उसने एक रिस्पेक्ट दी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इतने सालों तक कठिन परिश्रम के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, इन्होंने क्या किया, एज ए टेलर की तरह काम किया इनके फादर इन लॉ ने। देन ए बेंगल मेकर, उसके बाद में ये बेंगल मेकर बने, मतलब चूड़ियां बनाने वाले। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो सफल नहीं हो पाए घर को दोबारा से बनाने में, मतलब घर को ठीक ठाक नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और उन्होंने जो कर पाया वो क्या मैनेज कर पाए, वो सिर्फ इतना बता पाए, वो खाली टीच कर पाए अपने बच्चों को। व्हाट ही नोज, जितना वो जानते थे, क्या करना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, के चूड़ियां कैसे बनाते हैं, वो बस उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज हिज कर्म, और ये उसके कर्म थे। हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य था। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मतलब मुकेश की जो दादी हैं वो बताती हैं कि ये उनका कर्म था, मतलब मुकेश की दादी कौन, जो ग्रैंडफादर है उन्हीं की पत्नी, तो वो बोलती हैं कि ये उनका कर्म था, उनकी डेस्टिनी थी। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, जो पति है उनको देखती आ रही है, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कहने का मतलब ये बैंगल्स की जो ग्लास है, ये जो कांच है, उसको पॉलिश करते करते इनकी आंखें कैसी हो गई हैं, वो धुंधली हो गई हैं, वो कैसे हुए जा रहे हैं, ब्लाइंड हुए जा रहे हैं, उस धूल से वो अंधे हुए जा रहे हैं। कैन आ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कहने का मतलब है जो भगवान ने दिया है, गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, जो पॉवर्टी उन्होंने दी गई है ये भगवान के द्वारा उनके कर्म के अकॉर्डिंग दी गई है। सी इंप्लाइज, वो ये बोलती हैं, ठीक है। गॉड गिवन लीनियज का मतलब क्या है कि जो उन्हें मिला हुआ है।
बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर्स, वो कहाँ पर जन्म है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है, क्यों वो गरीब है, क्यों वो बेंगल्स को मेक करते हैं, वो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसी जाति से जो कैसी है, ऑफ बेंगल्स मेकर, वो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो किसकी है, बेंगल मेकर, चूड़ियां बनाने वालों से ही है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में, क्या देखा, सिर्फ चूड़ियां। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर एक गली की, फिरोजाबाद की हर एक गली में, स्पाइरल्स ऑफ द बेंगल्स सनी गोल्ड्स, मतलब जो बेंगल्स का सिर्फ सर्कल ही देखे उन्होंने, खाली चूड़ियां हुई देखी है बस। स्पाइरल्स ऑफ द बेंगल्स मतलब चारों तरफ उन्होंने क्या देखा, चूड़ियों को ही देखा है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कहने का मतलब है इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं, जितने निकलते हैं, उन्होंने उतनी तरह तरह की क्या देखी हैं, उतने कलर के बेंगल्स देखे, उतने प्रकार के कलर की चूड़ियां देखी हैं। जैसे सनी गोल्ड है, पेडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, जो कहां पर पड़ी रहती हैं, जो आंगन है वहां पर पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कहने का मतलब है उनको माउल्ट करके रखा जाता है आंगनों में, उसके बाद में 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथों की बनी जो गाड़ी होती है उस पर रख के, 4 पहियों की, उस पर रख के उन्हें ले जाया जाता है। ठीक है, पुश्ड बाय यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति टाउन, मतलब इस छोटे से जो टाउन है, ये जो टाउन है, इस टाउन में पतली पतली सड़कों से उस 4 पहिए की गाड़ी में रख के खींचकर उसे ले जाया जाता है, उन पैकेट्स को ले जाया जाता है, पाइल करके गट्ठर को। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और इन झोपड़ियों में, अंधेरे में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब ये जो लोग हैं यहाँ पर बेंगल मकान, बेंगल बनाने वाले, इन झोपड़ियों में क्या करते हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ये ऑयल लैम्प्स को लगा लेते हैं आसपास में, उनकी ज्योति चलती रहती है, उनका लाइट आता रहता है। सिट बॉयज, वहां पर लड़के बैठ जाते हैं, एंड द गर्ल्स, लड़कियां भी, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माँ बाप हैं उनके साथ में बैठ जाते हैं, क्या करने के लिए, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स, मतलब जो बेंगल्स के जो ग्लास हैं, मतलब जो कांच है, उसको सर्किल में जोड़ने के लिए एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उनको चूड़ियां बनाने के लिए साथ में लोग बैठ जाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, कहने का मतलब है उनकी आंखें ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में, अंधेरे में सही काम करने लग गया, देन टू लाइट आउटसाइड, यदि वो बाहर जाएंगे तो उनकी आंखों में स्ट्रेस आ जाएगा, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो अंधेरे में काम कर रहे हैं तो इसीलिए उनकी आंखें वैसी कैसी हो गई हैं, उसी कंपेटेबिलिटी में हो गई हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर ली है कंडीशन। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इसीलिए एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की जो नजर है वो चली जा रही है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, कहने का मतलब एक यंग गर्ल है जो कैसी है, यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप माने है बिल्कुल भद्दा, मतलब फेड, पिंक ड्रेस, जो कैसी ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल गुलाबी कलर की, भद्दी, फीकी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास में ही वो बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी क्या कर रही है, ग्लास के पीसेस को, टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ द मशीन, जैसे उसके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, एक मशीन के चिमटे, टोंग्स माने चिमटा, चिमटे की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज, मैं ये सोचती हूँ, मतलब अनी जंग बोल रही है, मैं ये सोचती हूँ कि यदि वो जानती, सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, कि जो बेंगल्स हैं, चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है, क्या मतलब है, क्यों बना रही है वो। सी हेल्प्स मेक, मतलब जो वो बना रही है चूड़ियां, शायद उसे पता हो। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, कहने का मतलब शादियों में पवित्रता को दिखाने के लिए ये जो चूड़ियां होती हैं वो महिलाओं का एक प्रकार का सुहाग का सिंबलाइजेशन होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, मतलब एक दिन उसे ये रियलाइज होगा, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसका सर ढक जाएगा, किससे, ड्रेप्ड विद रेड वेल, मतलब जब वो लाल साड़ी पहनेगी, उसका जब घूंघट से, लाल घूंघट से वो उसका जो सर है वो ढका होगा। हर हैंड्स, तब उसे रियलाइज होगा, हर हैंड्स डाई
डाइड रेड विद हैना, कहने का मतलब जब उसके हाथ मेहंदी से रंगे जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स विद रोल्ड इनटू हर रेस्ट, जब उसकी उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में लाल जो चूड़ियां हैं वो डाली जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वेमेन बिसाइड हर हु बिकेम एन वन मैनी ईयर्स अगो, कहने का मतलब वो भी उसी औरत की तरह हो जाएगी जो उसके पास में बैठी हुई है, जो पहले पास में बैठी हुई जो ओल्ड वुमेन है वो काफी साल पहले हो चुकी है। ठीक है। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, कहने का मतलब जो पास में बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसके हाथों में अभी भी क्या है, चूड़ियां हैं। उनकी कलाई में, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। बोला क्या जाता है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो क्या कहती है औरत, हिंदी में बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर क्या है, एक मेजरिंग क्वांटिटी है कि हमने तो एक पूरी अच्छी तरह से एक पेट भर के खाना भी नहीं खाया पूरे जीवन में। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब ऐसी आवाज में बोलती है जिसमें कोई आनंद नहीं होता, आनंद बिल्कुल कचुट गया होता है, होता ही नहीं है। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया, मतलब पूरे अच्छी तरह से एक एक दिन का, मतलब एक पल का भी उन्होंने एक पेट भर के पूरा खाना नहीं खाया। एंजॉयड इवन वन फुल मील, पूरी तरीके से उन्होंने खाना नहीं किया, भोजन नहीं किया पूरे जीवन में। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, और इसीलिए जो उन्हें मिला हुआ है अभी, जो अभी कर रही है वो इसीलिए कर रही है, रीप्ड, जो उन्हें अभी फैसिलिटी मिली हुई है ना, जो उन्हें मिला है। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एंड ओल्ड वुमेन, जो उसका हस्बैंड है वो कौन है, एक बूढ़ा आदमी है। विद ए फ्लोइंग बियर्ड्स, मतलब बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, उड़ती हुई दाढ़ी है, मतलब दाढ़ी है। और वो कहता है, क्या कहता है, आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग एक्सेप्ट, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, अनीस जंग से बोलता है, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, एक्सेप्ट बेंगल्स। आई नो नथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेंगल्स बनाना जानता हूँ। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बेंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैंने जो भी किया, मैंने क्या बनाया, एक घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के लिए रहने के लिए मैंने एक घर ही बनाया, बस इतना ही किया है मैंने। हियरिंग हिम, इसको सुनकर, वन वंडर्स, एक कोई सोचेगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यदि उसने ये अचीव कर लिया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए अपने जीवन में, कोई ये सोचेगा। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, मतलब उसके सर के ऊपर एक छत है, एक छत तो उसने बना ही ली है। मतलब कोई तो शायद ये सोचेगा कि शायद उसने एक घर तो बना लिया, तो उसके सर पर तो छत है। वैसे तो सभी पेरेंट्स करते हैं, अपने हर एक पर्सन क्या करता है, अपना घर तो बनाता ही है, उसके सर के ऊपर छत तो होती है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब द क्राई, जो ये रोना है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, रुपए का ना होना, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ ना करके, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये जो चूड़ियां का बनाने का जो तरीका है, ये जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं काफी सालों से, ये उनका मेन प्रॉब्लम है, यही है रोना इनका। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, मतलब कुछ खाने के लिए नहीं है, ये हर एक घर में तुम्हें रोना मिल जाएगा, हर एक घर में आवाज मिल जाएगी आपको, हर एक जगह बच्चे रो रहे होंगे, देखो खाने के लिए हर एक घर में नहीं है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब जो यंग मैन है, जो नौजवान है, उनकी आवाज आती दिखेगी आपको, और द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और बड़े लोग हैं जो बड़े घर के हैं, उनका ये पश्चाताप देखेगा, वो शिकायत कर रहे होंगे कि देखो घर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो उनका भी ये पश्चाताप होगा, देखो अभी तक नहीं हो पाया। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कहने का मतलब है कुछ समय ये जब निकल गया है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, मतलब इन फिरोजाबाद में इतने जो ईयर्स हैं जब निकल गए हैं, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मतलब इतने सालों तक काम करते हुए, माइंड नंबिंग मतलब बिना दिमाग के, बिल्कुल दिमाग को सन करके, ये जो टॉयल है, ये जो टॉयल माने जो वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, ऐसा लगता है सालों भर से ये जो काम करते आ रहे हैं बेंगल्स चूड़ियां बनाने का, उसने क्या कर दिया, हैव किल्ड द ऑल इनिशिएटिव द एबिलिटी टू ड्रीम, सब मतलब सपने के जितनी भी स्थापनाएं होती हैं, जितनी भी योग्यताएं, वो बंद ही कर दिया गया, वो सपना सोच ही नहीं सकते, मतलब सपने सोचने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो खत्म ही कर दी है इसने सालों चूड़ियां बनाने से। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into a vicious circle of middlemen
who trapped their fathers and forefathers। तो क्या बोलती है अनीश जंग कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं खोल लेते, योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, एक सहयोग क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ यंग ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा, मतलब बहुत सारे लोग यंग मैन थे, मैंने उनसे पूछा तुम एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, एक बड़ा बिजनेस कर लो। हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल, जो एक ऐसे विशियस माने एक बेकार के कैसा निर्दयी एक सर्किल में, एक वृत्त में क्या हो गए, फंस चुके हैं, फालन गिर चुके हैं, ऑफ मिडिल मैन, इन मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में। मध्यम वर्ग के लोग कौन है, जैसे कि आप लैंड ओनर्स मान लीजिए, जो जमींदार हैं, ठीक है, साहूकार हैं, ठीक है। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पापाओं को, जो माता पिता को और उनके फोर फादर दादा दादाजी को भी ट्रैप कर लिया है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया हो और अभी तक वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि उनका रुपया ही नहीं है इतना, ठीक है। तो वो सभी उनका जो जनरेशन है ना, फोर फादर फादर, उसी में जकड़े हुए एक सर्किल में। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज कर भी लें, यदि हम बना लें ग्रुप, वी आर द वंस, हम ही वो लोग होंगे, हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस, जिन लोगों को पुलिस खींच कर ले जाएगी। होल्ड अप माने खींच कर ले जाएगी, ड्रैग्ड करके हमको खींच के ले जाएगी। क्यों, क्योंकि वो डरते हैं, वो इन लोगों से फेस नहीं कर सकते, पुलिस से, साहूकार से, ठीक है। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, वो कहाँ ले जाएगी, हमें पीटते हुए और जेल तक वो ले जाएगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है, इलीगल है। दे से, वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि उनके पास में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी सहायता करे। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, मतलब कोई भी हमें सहायता नहीं करता है, देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जिससे कि वो चीजों को सही भिन्न तरीके से देख सके। कहने का मतलब यह है कि वो एक ही काम करने में आ रहे हैं और एक्सक्यूज ऐसा बनाते हैं कि उनके सभी चीजें वहीं पर डली हुई हैं, वो कोई दूसरे वर्क पर जाते ही नहीं, ठीक है। देयर फादर आर एज, इसीलिए उनके एम्बिशंस क्या हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। देयर फादर एज टायर्ड एज दे आर, मतलब उनके माँ बाप इतने टायर्ड हैं, इतने थके हुए हैं जैसे उनके बच्चे भी हो गए। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice। वो ऐसे बातें करते हैं, वो ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे कि एक स्पाइरल, एक सर्किल में, जैसे गरीबी है और गरीबी से कहां पर आते हैं, एक अपैथी की तरफ आते हैं, उनके पास में कोई चीज अफोर्ड करने के लिए नहीं है, कुछ खरीद भी नहीं सकते, और जब खरीद नहीं सकते तो इनको लालच आ जाता है कुछ चुराने का, कुछ करने का, कुछ चुरा लाएंगे, फिर उसके बाद में जिसने भी चुराया फिर इनको इनजस्टिस ही मिलता है, क्योंकि अगर जिसने चुराया उसका भी बच्चा जो होगा वो भी किस में आएगा, उसी प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो भी फंसा जाएगा, वो भी फिर वही काम करने लग जाएगा। तो ये पूरा अन्याय हो जाता है इन लोगों के साथ में कि ये कैसे जकड़े हुए हैं। लिसनिंग टू देम, इनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो संसारों को देखा। कौन कौन से, एक तो वही कि ये बेंगल्स का काम कर रहे हैं, और दूसरे कौन, जो साहूकार, लॉयर्स, पुलिसमैन। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन स्टिग्मा इन विच दे आर बॉर्न। कहने का मतलब एक तो संसार ऐसा है जहां पर जो फैमिलीज हैं जो गरीबी से जकड़ी हुई हैं, वो गरीबी के जाल में जकड़ी हुई हैं, बर्डन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जाति का जो धब्बा लिए घूम रही हैं, जाति के साथ में जन्मी हैं। द अदर विशियस सर्कल, दूसरा जो विशियस सर्कल है ना, बेकार का सर्कल कौन सा है, दूसरा वृत्त क्या है, दूसरा संसार कौन सा है, साहूकार हैं, मिडिल मैन है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुलिस मैन है, एंड द कीपर्स ऑफ द लॉ, और जो नियम को बनाने वाले, रखने वाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, मतलब सरकार के कौन, कर्मचारी, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिज्ञ। ये कौन है, ये दूसरा सर्कल है और वो दूसरा सर्कल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, मतलब दोनों ने ही साथ में क्या कर दिया, उन्होंने एक इम्पोज कर दिया है, इम्पोज मतलब एक आरोप लगा दिया है, द बैगेज पूरा ही सामान का, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर एक बर्डन है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो कभी उतार ही नहीं सकते। मतलब उनकी जनरेशन, पापा ने काम किया तो उनका बच्चा भी वही काम करता जाएगा, वही काम इनके साथ में हो रहा है। बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले वो अवेयर हो पाए, वो भी वही काम करने लग जाएंगे। ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज इज फादर, कहने का मतलब है वो एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे उनके पापा ने किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कहने का मतलब कुछ और करने से वुड मीन टू डेयर, वो तो उनकी हिम्मत होगी ही नहीं, क्योंकि उनमें कुछ इच्छाएं नहीं होंगी। एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनके बड़े होने का ये कोई पार्ट नहीं है, डेयरिंग इज नॉट द पार्ट, और जो हिम्मत है वो उनके बड़े होने का कोई पार्ट ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, मतलब हिम्मत उनमें है ही नहीं।
क्योंकि वो सालों से यही काम करते आ रहे हैं, वो कुछ किसी को फेस नहीं कर सकते, इन लोगों को तो फेस ही नहीं कर सकते, मिडिल मैन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन को फेस कभी नहीं कर सकते। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन जब मैंने मुकेश को देखा, मुकेश में एक ड्रीम है, वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक कार को चलाना चाहता है, उसमें एक डिफरेंट क्या है, एम्बिशन है। आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हुई। आई वॉन्ट, अनीस जंग बोल रही है, मैंने उसको देखा तो बड़ा खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बार बार बोलता है क्या, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो गैराज पर जाएगा और उसे सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे, वो गैराज लेकिन थोड़ा दूर है। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई वॉक, बोलता है कि मैं खुद ही टहल के पहुंच जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो कहता है डिटर्मिनेशन के साथ में कि मैं वहां पर पैदल चला जाया करूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, अनीस जंग पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास ये भी सपना है कि तुम प्लेन को उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, वो शांत हो जाता है क्योंकि उसने प्लेन के बारे में कभी सुना ही नहीं है। नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet टर्न इनटू रिग्रेट, कहने का मतलब है इन हिज मर्मर मतलब थोड़ी आवाज में बोलता है, और थोड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, थोड़ा दुखी, लेकिन दैट हैज नॉट yet टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन इसका पश्चाताप इसको कुछ नहीं होता, मतलब उसका पछतावा उसको कुछ नहीं होता है कि वो एक प्लेन को उड़ाएगा या फिर नहीं। ही इज, के उसके दिमाग में ये सपना आया नहीं आया। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो सिर्फ एक ही जगह दृढ़ निश्चय है, एक ही तरफ अटेंटिव है कि वो क्या करेगा, उसे कार का ही सपना है। दैट ही शी इज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसने जिसने क्या किया है, जो अपने आसपास, जो अपने टाउन में, कस्बों में क्या करता है, हर्टलिंग डाउन, कारों को देखता रहता है, उसी से उसका एम्बिशन बन गया है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हालांकि कुछ ही एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो उसे सपना है ही नहीं। ओके, सो इट वाज द स्टोरी। कितना प्लाइट दे रखा है बच्चों का कि देखो, पेरेंट्स बेंगल्स बनाने का काम कर रहे हैं और बच्चे भी उसी में जकड़े हुए जा रहे हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, और इफ यू आर नॉट, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके।